Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 9 of bio. Today we will start chapter number 6, that is enzymes. ये चैप्टर जो है रिलेटिवली इजी है और जो है इतना लेंथी नहीं है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 4 एंड 5. चैप्टर नंबर 4 एंड 5 को हम बाद में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एंजाइम्स. एंजाइम्स को पढ़ने से पहले हम एक टर्म रिवाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म. Metabolism is a chemical reaction, any chemical reaction that occurs inside a living organism. It is considered as metabolism. कोई भी chemical reaction जो कि living organism के अंदर, living cell के अंदर हो रहा है या outside cell living environment के अंदर हो रहा है, in plants, animals and including humans, उसको हम metabolism कहते हैं. अब यहाँ पे metabolism की definition और उसकी हिस्ट्री डिस्कस की हुई है. द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स चेंज. ये ग्रीक वर्ड है मेटाबॉलिज्म और इसका मतलब है चेंज. इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस, आप केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, चेंज होके एक नई चीज़ बना लेते हैं. सो मेटाबॉलिज्म में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास चेंजेस आते हैं बॉडी में. इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय इब्न नफीस. ही स्टेटेड दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज. कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं और वो चेंजेस किस वजह से हो रहे होते हैं और वो चेंजेस जो हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहे होते हैं. The life of living organism is a reflection of what is going on in their bodies. अगर आप फॉर एग्जांपल एजिंग देख लें या फिर एक न्यू बॉर्न में बेबी, न्यू बॉर्न से एक अडल्ट बनने में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी में जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. सो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से आ रहे होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से आ रहे होते हैं, एंजाइम्स की वजह से आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी वजह से होते हैं. A set of biochemical reactions that occur in living organisms to maintain life is called metabolism. A set of biochemical reactions, अब इसमें different types of biochemical reactions होते हैं जो कि किसी भी living organism के अंदर हो रहे हैं और जो कि life के living organism को या life के processes को maintain करने के लिए important है, उनको हम metabolism कहते हैं. अब हमने ये metabolism और इसकी history को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हम तो एंजाइम्स को स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम डिस्कस करें कि मेटाबॉलिज्म या फिर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो खुद ब खुद नहीं होते. उनको स्टार्ट करने के लिए और उनको फास्ट स्पीड अप करने के लिए डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ हो रही होती हैं. आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्पीड अप कर रही होती हैं. उन सब्सटेंसेस को हम एंजाइम्स कहते हैं. इस वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करते हैं. दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग मेटाबॉलिज्म. वाई मेटाबॉलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी हमने देखा कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहे हैं. इट अलाउज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इट मेंटेन्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट्स. इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में आप टेम्परेचर देख सकते हैं. हम एग्जांपल ले सकते हैं टेम्परेचर की. आउटसाइड इन्वायरमेंट में किसी भी सीज़न में अगर सर्दी है या गर्मी है, आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. अब वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किस वजह से रहता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से. टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. Now there are two types of biochemical reactions occurring inside a living organism. इसमें human, animals और plants, even microorganisms भी आ जाएंगे. Now what are these types? Anabolism and catabolism. Anabolism कहते हैं प्रोडक्शन को, किसी दो चीज़ों से मिलके किसी नई चीज़ के बनने को कहते हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दें, या इसको सिंथेसिस भी कह सकते हैं. द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड और मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं.
और इस तरह के एनाबॉलिज्म में जब आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखना चाहें तो फोटोसिंथेसिस आपके माइंड में होगी। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज़ ए लार्जर मॉलिक्यूल देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें फोटोसिंथेसिस में बाद में शुरू में उसको स्टार्ट करने में एनर्जी रिक्वायर होती है। एंड व्हाट अबाउट कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन लाइक फूड पार्टिकल्स। आपकी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हम लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में डिफरेंट कैटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एनर्जी इज़ एंड इन दीज प्रोसेसेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। अब वो कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ टूटती है कि किसी कोई आप लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और यही जो एनर्जी है ये एनाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ हो रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साइड बाय साइड हो रहे हैं। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये साइड बाय साइड ये साइक्लिक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यू रहता है। और कैटाबॉलिज्म में आप रेस्पिरेशन की एग्जांपल ले सकते हैं। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज़ ए लार्ज मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन होगा और साथ एनर्जी रिलीज होती है। नाउ व्हाट आर बायोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। अब वो कह रहे हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एक कैटाबॉलिज्म से एनर्जी एनाबॉलिज्म के रिएक्शंस में यूज़ हो रही है। सो एनर्जी बेसिकली ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। लाइक इन डाइजेशन फूड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट जो हैं कैटालिस्ट कहते हैं कोई भी एंजाइम्स को भी हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसको कंटिन्यू करने के लिए रिक्वायर होता है। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बाय एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म में एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है, और वो अब ये कन्वर्जन किसकी हेल्प से हो रही होती है? स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, उनकी हेल्प से ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? अब एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर जस्ट प्रोटीन्स। आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो एंजाइम्स दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर कहते हैं सर्कुलर, इनकी शेप जो है वो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं और दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज कहते हैं स्पीड अप को बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये ऐसे एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये किसी रिएक्शन में उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं लेकिन खुद यूज़ नहीं हो रहे होते, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। ये क्या करते हैं? दीज आर जस्ट हेल्पर्स। ये एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं और बस एज ए हेल्पर काम करते हैं। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब जिस सब्सटेंस को तोड़ना है या जो रिएक्टेंट्स मिलके जिन्होंने नई सब्सटेंस बनानी है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेशन की एग्जांपल ले लें, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन होना होता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट क्या होगा हमारे पास? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन होना है, उस मेटाबॉलिज्म उस पर होना है। सो दिस इज सबस्ट्रेट। और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक एंजाइम की शेप दी हुई है और जिस पॉइंट पे एंजाइम के कोई सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है। दिस इज सबस्ट्रेट। यहाँ पे आप ग्लूकोज अपने माइंड में रख सकते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है और एट द एंड रिएक्शन होने के बाद सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन हो गया इनटू प्रोडक्ट्स। ए और बी कोई भी दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके।
बायोकैटलिस्ट क्या है? बायोकैटलिस्ट इज़ एन एंजाइम विच इज़ यूज फॉर केमिकल सिंथेसिस फॉर्मेशन को कहते हैं, प्रोडक्शन को कहते हैं। दी बायोकैटलिस्ट ऑल्टर दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को रेट कहते हैं, स्पीड को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन या एक्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। अब केमिकल रिएक्शन जो हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है। अब वो जो एनर्जी रिक्वायर है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसी जस्ट लाइक ए स्पार्क के, ये स्टार्टिंग एनर्जी है कि उसके बाद रिएक्शन प्रॉपर स्टार्ट होगा। इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ ए रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी, उतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी का लिंक क्या है। एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम से कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन ईजीली स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, एग्जाम्पल दी हुई है, फ्रॉग्स की एग्जाम्पल दी हुई है, और ये आपको ये एक बैरियर नज़र आ रहा है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कह रहे हैं। अब अगर बैरियर जितना बड़ा होगा, फ्रॉग्स को जंप करने के लिए उतनी मुश्किल होगी। फ्रॉग्स जो हैं लेफ़्ट साइड पे, उनको हमने रिएक्टेंट्स कंसीडर कर लिया, और राइट साइड पे हमने प्रोडक्ट्स कंसीडर कर लिया। अब जितनी बड़ी ये दीवार है, जितना बड़ा बैरियर है, उतनी मुश्किल होगी फ्रॉग्स को जंप करने के लिए, और प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत कम बनेंगे क्योंकि बहुत कम फ्रॉग्स जंप कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम बैरियर छोटा कर दें, हम दीवार ये छोटी कर दें, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की साइड पर चले जाएंगे और प्रोडक्ट्स बना देंगे। अब ये जो बैरियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये कैसे कम होती है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम नहीं थे तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा था, और यहाँ पे एंजाइम आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और रिएक्शन स्पीड अप हो गया, और हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन गए। और यहाँ पे भी एक सिमिलर एग्जांपल दी हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी इस बॉल को इसकी पोजीशन एक बी पॉइंट तक ले जाने के लिए, ये इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी रिक्वायर है स्टार्ट करने के लिए वो प्रोसेस, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे तीन जो है प्रोसीजर्स बताए हुए हैं कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। तीन तरह से कम कर सकते हैं, तीन मेथड्स हो सकते हैं। दे में ऑल्टर कहते हैं चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो कहते हैं या तो वो सबस्ट्रेट जिसको हमने ब्रेक डाउन करना है, जिस मॉलिक्यूल को, उसकी शेप चेंज कर दें ताकि वो ईजीली एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए। दे में डिस्टर्ब द चेंज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, उन पे चार्जेस होते हैं, और कौन से चार्जेस होते हैं, ये वही चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हम पढ़ते आए हैं पहले से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। वो कहते हैं ये या तो ये सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से वो इजीली एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए, या फिर क्या करेंगे, दे में ब्रिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन। वो कहते हैं अगर सबस्ट्रेट को उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि वो इजीली एंजाइम के साथ बाइंड कर दे। तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं हाउ टू रिड्यूस और टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और इस यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम जो है एनर्जी दिखाई हुई है। ये रेड लाइन जो है, अगर हमारे पास विदाउट एंजाइम है तो ये देख लें, आपको रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, और फिर वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर होगी। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट्स ईजीली बन जाएंगे। सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लें, सिंपल डाइजेशन का प्रोसेस ले लें। अगर आपकी एक बाइट, हम खाना खाते हैं और 3 से 4 घंटे में आपका खाना जितना भी हमने खाया होता है वो प्रॉपर, एक हेल्दी पर्सन में प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है उस खाने की।
क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन का या बाकी जितने भी प्रोसेस हैं आपकी बॉडी में एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। लेकिन अगर आप सपोज़ करें कि आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं है, तो अगर एक बाइट जो है खाने की, एक बाइट उसको डाइजेस्ट करने में दिन लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइफ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर। तो एंजाइम्स इतना ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को। ये एक छोटी सी एग्जांपल है स्पीड को आप माइंड में रखने के लिए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं। टाइप्स एंजाइम को बेसिकली टाइप्स में हम डिवाइड करें ड्यू टू देयर साइट ऑफ एक्शन, कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। कुछ एंजाइम्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में काम कर रहे होते हैं, और कुछ एंजाइम्स सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं स्टमक में प्रेजेंट है। अब वो इस तरह की कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, आपके माउथ में स्लाइवा में एंजाइम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, अमाइलेज प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। सो इनकी पोजीशन की बेस पे हम इनको इंट्रा सेलुलर कह रहे हैं, इंट्रा विद इन सेल्स प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड सेल प्रेजेंट है। इंट्रासेलुलर में एग्जाम दी हुई है ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस इज़ ए प्रोसेस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का फर्दर प्रोसेस है, आपकी बॉडी में हो रहा होता है, जिससे एनर्जी बनती है एट द एंड। और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ये कंप्लीट डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। और ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम पेप्सिन की एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपने 8th क्लास में भी पेप्सिन पढ़ा हुआ है। पेप्सिन इज़ ए एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में यूज़ होता है, और ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पेप्सिन। और ये स्टमक में स्क्रीट होता है, स्टमक कैविटी में, और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो पेप्सिन इज़ ए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट 1 में, कैटलिस्ट और एंजाइम के डिफरेंस के बारे में। कैटलिस्ट जो है कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये केमिकल कोई भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं मोस्टली, और ये आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि एंजाइम सिर्फ हम एंजाइम्स कहाँ होते हैं? एंजाइम्स बनते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये मेन डिफरेंस है। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था, इस पे काम कैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म किसने यूज़ की। एंजाइम की डिस्कवरी के बारे में आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच केमिस्ट थे एंसेल पेन, उन्होंने 1833 में फ़र्स्ट टाइम डायास्टेज एक एंजाइम है उसको डिस्कवर किया था, लेकिन तब एंजाइम की टर्म यूज़ नहीं की थी। ये वर्ड जो है, ये एंजाइम का वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाया था एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं 1878 में, उन्होंने एंजाइम की टर्म यूज़ की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। कैरेक्टर्स हम प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं एंजाइम्स की। सबसे पहले एंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर कहते हैं राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acid that fold to produce a 3-dimensional molecule. अच्छा, अब ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जो है केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट आर हाउ दे आर मेड, और ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये डिटेल स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर एंजाइम्स का होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये चेन्स हैं, ये आप देख सकते हैं, चेन्स हैं। चेन्स देन कॉइल होती हैं। ये जो बीड्स हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं। चेन्स कॉइल होंगी शीट्स की फॉर्म में, और फर्दर जो है सुपर कॉइलिंग होती है, और एक राउंड या बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं कॉइलिंग के बाद, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन्स।
अब वो कह रहे हैं मोस्टली 90%, मोर देन 90% जो हैं वो प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो कि आरएनए बेस्ड होते हैं। आरएनए भी एज ए कैटलिस्ट काम करता है कुछ केसेस में, लेकिन मोस्टली जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब आपकी बुक में जिस तरह ये डिस्कस है, यहाँ पे तो पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन आप जब पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो आप प्रॉपर हेडिंग्स बना के अटैम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। सबसे पहले क्या है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, दे आर प्रोटीन्स मोस्टली। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ऑल नहीं कह सकते आप, क्योंकि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखी कि आरएनए भी एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो है वो प्रोटीन्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें कोई केमिकल या फिर कोई एंजाइम यूज़ नहीं हो रहा। और यहाँ पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपका खाना नॉर्मली 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई एंजाइम ना हो आपकी बॉडी में तो एक सिंगल बाइट को डाइजेस्ट होने के लिए डेज लग जाएं। तो ये मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। As with all catalyst enzymes are not consumed by the reaction they catalyze। और ये भी हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया है कि एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये सिर्फ एक हेल्पर के तौर पे एक्ट करता है। और ये आप जो है इसका मैकेनिज्म ये हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, हाउ इट एक्ट एज ए हेल्पर। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक। अब हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपने एक एंजाइम पढ़ा हुआ है जो सलाइवा में एक्सक्रीट होता है आपके माउथ में, दैट इज़ अमाइलेज होता है। और इस तरह डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट एंजाइम होते हैं और हर रिएक्शन के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। सुक्रोज एक शुगर होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट एंजाइम होता है। तो हर केमिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एक एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट को, किसी भी सबस्ट्रेट को पे एक्ट नहीं कर सकता। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in the catalysis. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. अब वो कह रहे हैं एंजाइम जो है एक लार्ज, हमने इस डायग्राम में देखा कि एंजाइम देखेंगे एक लार्ज स्ट्रक्चर है। अब वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका सिर्फ स्मॉल पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, और जो पार्ट बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट है, कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। बाकी जो है, बाकी पोर्शन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब वो कह रहे हैं ये साइट जो है, ये स्मॉल पोर्शन, ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, और उसके साथ बाइंड होके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs। अब हर वक्त सेल में हर चीज़ रिक्वायर नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब सेल में एनर्जी रिक्वायर होगी उसी वक्त ग्लूकोज की ब्रेक डाउन शुरू होगी, और जब एनर्जी रिक्वायर नहीं है तब ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो इसी तरह जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो उस वक्त इसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम सक्रीट होगा या प्रोड्यूस होगा, और जब वो प्रोसेस नहीं रिक्वायर्ड तो उस वक्त वो एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होगा आपकी बॉडी में या सेल में। और ये एंजाइम की प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 केमिकल्स होते हैं या 2 सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं इनहिबिटर्स और एक होते हैं एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम की प्रोडक्शन को या फिर किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ख़त्म, बैरियर होते हैं ये। और एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, अभी स्टार्ट करना हमने अभी डिस्कस किया है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स का क्या फंक्शन हुआ, ये एंजाइम की अमाउंट को कंट्रोल करेंगे किसी भी सेल में, किसी ऑर्गन में। नेक्स्ट इज
सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। अब वो कह रहे हैं कुछ एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। सब एंजाइम्स में नहीं होता, सम एंजाइम्स लिखा है, कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी उनके साथ एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए प्रेजेंट होता है। अब वो कह रहे हैं जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम के साथ, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर को हम हेल्पर भी कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में। अब वो कह रहे हैं कोफैक्टर्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर आप रिमाइंड करें, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक में वो कह रहे हैं मेटल आयंस हो सकते हैं लाइक आयरन, और ऑर्गेनिक में फ्लेविन एंड हीम, ये ऑर्गेनिक की ये दो प्रोटीन्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स हैं आपके बॉडी में। टाइप्स ऑफ, और फर्दर अब यहाँ पे आप इस चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो या फिर जो है हेल्पर होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये या तो इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में मेटल्स आयंस हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक में भी फर्दर टू टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक या तो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होगा जो कि सेपरेट नहीं होता, अगर इस तरह का नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं अगर टाइटली बाउंड है, और अगर लूजली अटैच्ड है और सेपरेट भी हो सकता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। अब कोएंजाइम का क्या फंक्शन है, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स, क्योंकि ये इजीली डिटैचेबल है, ये अलग हो सकता है, तो क्या ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम पे ट्रांसपोर्ट करता है। सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स राइबोफ्लेविन, थायमीन एंड फॉलिक एसिड एक्ट एज कोएंजाइम। ये कोएंजाइम की एग्जांपल हैं। ये आपको कोएंजाइम की डेफिनेशन और एग्जांपल उसका फंक्शन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी पूछा जा सकता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। लास्ट कैरेक्टर है एंजाइम का सेवरल। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी, आप हमारी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन होती है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, और अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब है रेस्पायरेशन, डाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंगल एंजाइम कंट्रोल नहीं कर रहा होता, एक से ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम पाथवे कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को अगर हमने सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती, जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो फाइनल रिएक्शन होता है, उसके बीच में भी बहुत से कंपाउंड्स बन रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए पे फर्स्ट पहले एंजाइम 1 रिएक्ट करेगा, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उस पर फर्दर एंजाइम रिएक्ट करेगा, उससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और उस पर कोई और एंजाइम रिएक्ट करेगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो ये एक पाथ बन गया है, एक इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. अब ये एंजाइम 1 का प्रोडक्ट है B, लेकिन एंजाइम 2 के लिए क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया और उसने C में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजाइम 2 का प्रोडक्ट क्या आ गया, C, और ये C जो एंजाइम 2 का प्रोडक्ट है वो एंजाइम 3 के लिए सबस्ट्रेट होगा, और ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, एंड द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। इस तरह एक चेन रिएक्शन चलता है आपकी बॉडी में। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम जो हैं हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फर्दर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री, एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स। जो स्टार्च हमने अभी डिस्कस किया है कि स्टार्च इज़ ए शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है,
तो स्टार्च के को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है वो फूड इंडस्ट्री में हम यूज़ करें और उससे हम ब्रेड और डिफरेंट बन्स प्रिपेयर करते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन जो है इसमें हो रही होती है और इसमें हम एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स और उनके प्रोडक्ट्स को हम यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू उनकी फर्मेंटेशन करवाते हैं और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे। पेपर इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर विस्कोसिटी कहते हैं थिकनेस को। अब पेपर जो है या वुड जो है उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होती है। अब जो एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है, तो वो हम जब पेपर इंडस्ट्री में हम उसको यूज़ करते हैं पेपर की उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, अब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट्स को कह रहे हैं जिनमें एंजाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक प्रोटीएज एंजाइम की एग्जांपल दी हुई है, दे आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स, क्योंकि प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और अमाइलेज, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। और अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड टू इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिडेंट स्टार्च रेजिड्यूज। स्टार्च इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। सो ये हम दो डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो डिफरेंट डिटर्जेंट्स में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में हम यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट एंजाइम्स की यूजेस बताए हुए हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रहा है, ब्रेड में, चीज़ बनाने में, और बेबी फूड, चॉकलेट, डेयरी मिल्क, वॉशिंग पाउडर, ये आपकी मेजर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एंजाइम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। येस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये आपके लिए न्यू टॉपिक है, ये सारी टर्म्स आपके लिए न्यू हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।